Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we are in our second session of the reading of Reflections on the Reawakening East, an essay written by Bertrand Russell. और प्रीवियस रीडिंग में आपको मालूम है कि हमने देखा कि बर्टन रसल बता रहा है कि रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट से मुराद उसकी मशरिक का दोबारा से बेदार होना और मशरिक का दोबारा से रियलाइज़ करना है एशियन रियासतों का कि अब उनको भी तरक्की करनी चाहिए, जैसे वेस्ट ने यानी कि यूरोप ने जो है इतनी तरक्की की है साइंस के मैदान में। इसको समझने के लिए आपके पास जो है एक प्रॉपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और उसमें थोड़ा सा हमें बताया भी कि कैसे ईस्ट और वेस्ट के दरमियान स्ट्रगल फॉर पावर जो है वो हमेशा से जो है वो रही है। और शुरू में ईस्ट डोमिनेंट था, लेकिन बाद में वेस्ट डोमिनेंट हुआ, और फिर ईस्ट जो है वो डोमिनेंट हुआ जब द ग्रेट डेज ऑफ कैलिफेट यानी कि खुलफाए राशिदीन के जो है दौर शुरू हुए। और उस दौर जो में जो है इस्लाम जो है दुनिया की तमाम बर्रे आज़मों तक जो है पहुंच गया तकरीबन। और उसके बाद जो है वेस्ट ने दोबारा से तरक्की हासिल करना शुरू की, और उसके नज़दीक वास्को डी गामा और कोलंबस जो थे वो पायनियर्स थे इस नए उरूज के, जो कि बाद में जो है हासिल हुआ वेस्ट को। और साइंटिफिक टेक्निक जो थी वो एक मेन वेपन था। और उसके साथ ही साथ जो है बर्टन रसल बताता है कि जनाब 16वीं सदी के बाद जो है वेस्ट ने इतनी तेजी से तरक्की की कि उसने तकरीबन ईस्ट को जो है आउट डिस्टेंस कर दिया, यानी कि बहुत पीछे छोड़ दिया। और हम समझते थे कि हमेशा जो है ये सूरत हाल कायम रहेगी और ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो वेस्ट के ताबे रहेंगी, वेस्ट की गुलामी में रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि कैसे जर्मन्स और जो दूसरी जो यूरोपियन कौमें थी उनके दरमियान जो जंगें हुई, पहली जंग अजीम में और दूसरी जंग अजीम में, उसके नतीजे में वेस्ट इतना कमज़ोर हो गया कि उन्हें जो है ईस्ट को जो है ईस्टर्न नेशंस को दोबारा जो है आज़ादी देनी पड़ी। और अब सूरत हाल ये है कि एक नया अलायंस अगर मॉस्को और पीकिंग का होता है प्रॉपरली तो उससे जो है वेस्ट की आज़ादी को ख़तरा है, यानी कि अब ईस्ट दोबारा से इतना पावरफुल होता जा रहा है कि वेस्ट जो है उसको अपनी आज़ादी को जो है महफूज करने के बारे में सोचना चाहिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि उससे आगे जो है वो क्या कह रहा है। दिस इज अ न्यू फैक्ट विच आई थिंक दैट इवन एशिया हैज नॉट येट एडिक्वेटली रियलाइज्ड। दिस इज अ न्यू फैक्ट कि ये एक नया फैक्ट है दैट इवन एशिया हैज नॉट एडिक्वेटली रियलाइज्ड। एडिक्वेटली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से, दैट इवन एशिया जो है वो भी एडिक्वेटली या बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी ताकत को, इस नई ताकत को जो है रियलाइज नहीं कर सका है, उसको अंदाजा नहीं है इस चीज का। फॉर सेंचुरीज एशिया हैज सफर्ड अंडर द इंसोलेंस ऑफ द व्हाइट मैन। इंसोलेंस का मतलब है बेरहमी, संगदिली। सो फॉर सेंचुरीज एशिया हैज सफर्ड अंडर द इंसोलेंस ऑफ द व्हाइट मैन। आई हैव माई सेल्फ सीन दिस इंसोलेंस डिस्प्लेड इन वेज कि मैंने खुद जो है इस बेरहमी का जो है मुजाहरा देखा है, that made my blood boil, जिससे कि मेरा खून खौल उठता था। And that if I had been an Asian and not a European would have roused me to fury. Roused me to fury means यानी कि इसने मुझे इंतहाई गुस्सा दिलाना था कि अगर जो है मैं यूरोपियन ना होता और कोई एशियन होता तो it would have roused me to fury. Fury का मतलब होता है इंतहाई गुस्सा। So this long experience of European domination, कि यूरोपियन डोमिनेशन का जो एक लंबा तजर्बा ईस्ट की एशिया की कौमें जो हैं जो कि जिससे गुजर चुकी हैं, हैज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस। तो उनके अंदर जो है एक मुजाहिमत है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज़ादी का ये जज्बा जो है जो कि उनके अंदर अब पैदा हो चुका है कि वो आज़ादी हासिल करें यूरोपियन कौमों से, वो कहीं दोबारा जो है यूरोपियन कौमों को फतह करने के जज्बे में तब्दील ना हो जाए। डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट। सो एज ऑलवेज हैपेंस इन सच केसेस देयर इज अ डेंजर लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस शुड बिकम अ डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट, कि ये जो जंग है आज़ादी की ये कहीं वो तब्दील ना हो जाए डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट में, कि उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाए कि अब वो जो है यूरोपियन कौमों को जो है फतह करें। There are, it is true, some remnants of white imperialism to be swept away. वो कहता है कि अगरचे व्हाइट इंपीरियलिज्म जो है यानी कि वेस्ट का इंपीरियलिज्म जो है वो खत्म हो चुका है दुनिया से और वेस्ट ने बहुत सारी कौमों को जो है अब आजाद कर दिया है, बट देयर आर सम रेमनेंट्स का मतलब बाकियात, कि अभी भी कुछ बाकियात हैं व्हाइट इंपीरियलिज्म की, टू बी स्वेप्ट अवे,
जिनको कि अभी खत्म करना है। स्वेप्ट अवे का स्वीप से निकला है, स्वीप का मतलब झाड़ू देना, लेकिन यहां पर इससे मुराद जिसको कि अभी खत्म करना है। द फ्रेंच आर रिलक्टेंट टू अबैंडन देयर क्लेम्स इन इंडो चाइना, कि इंडो चाइना में फ्रेंच जो हैं वो अभी भी जो हैं अपनी यानी कि उन इलाकों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसा कि फ्रांस भी बहुत सारे इलाकों पर जो है काबिज था। रिलक्टेंट का मतलब होता है राजी ना होना, तैयार ना होना। सो द फ्रेंच आर रिलक्टेंट, फ्रेंच जो है अभी भी राजी नहीं है, तैयार नहीं है, हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। टू अबैंडन, अबैंडन मींस छोड़ देना, देयर क्लेम्स इन इंडो चाइना। द ब्रिटिश क्लिंग टू मलाया एंड स्टिल होप टू सॉल्वेज समथिंग इन वेस्टर्न एशिया। द ब्रिटिश क्लिंग टू मलाया, क्लिंग का मतलब चिमटे हुए होना, कि ब्रिटिश अब भी जो है वो मलाया जो कि इंडोनेशिया का एक इलाका है उससे अभी तक जो है वो चिमटे हुए हैं, उसको आजादी नहीं दे रहे हैं। एंड स्टिल होप टू सॉल्वेज समथिंग इन वेस्टर्न एशिया। सॉल्वेज का मतलब होता है किसी डूबी हुई चीज को निकालना। तो अगरचे उनका इक्तदार जो है वो डूब चुका है वेस्टर्न एशिया के अंदर, लेकिन वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद इसको सॉल्वेज कर लें, बचा लें, शायद दोबारा जो है वो ये इक्तदार जो है वो हासिल कर लें, ये ताकत दोबारा हासिल कर लें। एंड इजिप्ट एंड सूडान, और इजिप्ट और सूडान में भी जो है वो ऐसा ही करना चाहते हैं। बट इन अ लार्ज व्यू इट इज क्लियर दैट व्हाट रिमेन्स ऑफ यूरोपियन पावर इन एशिया इज डूम्ड। डूम्ड का मतलब यहां पर खात्मा हो जाना। बट इन अ लार्ज व्यू यानी कि अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इट इज क्लियर व्हाट रिमेन्स, के जो कुछ बचा है, रिमेन्स मींस बचा है, ऑफ यूरोपियन पावर इन एशिया इज डूम्ड। नो वन कैन सीरियसली सपोज दैट वेस्टर्न Europe can long retain such shreds of power as remains to it in Asia. No one can seriously suppose, कि कोई भी आदमी जो है संजीदगी से ये बात नहीं मान सकता, that Western Europe can long retain, long मीन्स ज्यादा अरसे तक। यहां पर लॉन्ग का मतलब क्या है, यहां पर ज्यादा अरसे तक, कि वेस्टर्न यूरोप कैन लॉन्ग रिटेन, के वेस्ट जो है वो ज्यादा अरसे तक बरकरार रख सकेगा सच श्रेड्स ऑफ पावर, के ये जो ताकत के चीथड़े हैं या ये जो थोड़ी बहुत जो है उनके जो क्लेम्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर, वो उनको जो है ज्यादा अरसे तक जो है वो बरकरार रख सकेंगे एज रिमेन टू इट इन एशिया, जो कि अभी भी एशिया में है। और नॉर डज इट सीम प्रोबेबल, ना ही ऐसा लगता है, नॉर डज इट सीम प्रोबेबल का मतलब क्या है, कि ना ही ऐसा लगता है दैट अमेरिकन इंपीरियलिज्म विल बी एबल टू रिप्लेस दैट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कि वो वेस्टर्न यूरोप का इंपीरियलिज्म जो है अब उसकी जगह अमेरिकन इंपीरियलिज्म जगह ले लेगा। इंपीरियलिज्म का मुराद होता है किसी बैरूनी ताकत का यानी कि दूर दराज के मुल्कों के ऊपर जो है काबिज हो जाना और वहां पर अपनी मर्जी के हुक्मरान लेकर आना या अपनी मर्जी की हुकूमत जो है चलाना और वहां के रिसोर्सेज को यूज करना, तो इसका मतलब होता है इंपीरियलिज्म। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि वो इंपीरियलिज्म जो कि वेस्ट लेकर आया था एशिया के अंदर, वो अब अमेरिका वैसा इंपीरियलिज्म जो है वो ला सकता है। There is only one imperialism, कहता है कि अब एक ही इंपीरियलिज्म है जो कि एशिया के लिए जो है खतरा है। मेनेस का मतलब क्या हुआ, खतरा। इट इज दैट ऑफ रशिया, और ये इंपीरियलिज्म जो है रशिया का है, क्योंकि रशिया जो है वो चाहता है कि वो अपना फलसफा पूरी दुनिया के ऊपर थोप दे, वो अपनी कम्युनिज्म की फिलॉसफी जो है उससे पूरे एशिया को जो है वो कंट्रोल करे। सो देयर इज ओनली वन इंपीरियलिज्म व्हिच नाउ ऑफर्स एनी मेनेस टू Asia. It is that of Russia. The tradition of civilization in Russia are ancient and glorious. I do not wish to see them wiped out as I fear is happening in China. The traditions of civilization in Asia are ancient. कि civilization की जो रिवायतें हैं या अकदार हैं एशिया में जो है वो बहुत पुरानी हैं। एंड आई डू नॉट विश टू सी देम वाइप्ड आउट, और मैं नहीं चाहता कि वो जो है वाइप आउट हो जाएं, यानी कि उन सफ़ाए हस्ती से मिट जाएं या बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएं। एज आई फियर इज हैपनिंग इन चाइना, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि चाइना में हो रहा है, जैसा कि मुझे डर है। एज आई फियर इज हैपनिंग इन चाइना बाय अ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। तो लिहाजा वो इस चीज का बहुत जो है इस चीज पर बहुत दुख का इजहार कर रहा है कि चाइना जो है वो अपना एंशिएंट कल्चर छोड़कर जो है डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर जो है वो अपना रहा है। डिग्रेडेड का मतलब क्या है, बहुत ही गिरा हुआ और बहुत ही जो है कमतर दर्जे का। तो कह रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर जो है उसका इतना ज्यादा जो है लेवल नहीं है, वो इतना आला नहीं है जितना कि चाइना का है। बट चाइना जो है उस कल्चर को अपना रहा है। कम्युनिज्म, दो this is not widely recognized either in the east or in the west, is the most modern and virulent form of western imperialism. तो जनाब वो कह रहा है कि कम्युनिज्म जो है, दो
दिस इज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, तो अभी तक इसको पहचाना नहीं गया है। दिस इज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ईदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, ना ही ईस्ट में और वेस्ट में। इज द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट विरुलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, और ये जो है एक नई शक्ल है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की। विरुलेंट का मतलब ताकतवर, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह, वायरुलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। इट्स फिलोसफी इज जर्मन एंड इट्स रिजीम इज इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स, कि इसका फलसफा जो है वो असल में जर्मन है, और इट्स रिजीम इज इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स। इट्स रिजीम इज इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स, और ये अपने आइडियाज या अपनी ताकत जो है वो मनवाता है दलील से नहीं, बल्कि फौज के जरिए से, ताकत के जरिए से जो है ये लोगों को मजबूर करता है कि इसके आइडियाज को जो है माना जाए। सो इट्स फिलोसफी इज जर्मन एंड इट्स रिजीम is imposed by military force. If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, कि अगर जो है एशिया की ये जो आज़ादी है, रीअवेकनिंग जो है यानी कि आज़ादी, एशिया की ये जो बेदारी है, अगर जो है वो सब्जेक्शन की शक्ल इख्तियार कर लेती है कम्युनिज्म के सामने। सब्जेक्शन मीन्स गुलाम हो जाना या झुक जाना, कि अगर वो झुक जाती है कम्युनिज्म के सामने, देयर वुड बी लिटिल इन इट, तो फिर इस आज़ादी में कोई भी उम्मीद की बात नहीं होगी। दैट कुड बी वेलकम्ड, जिसको कि वेलकम किया जा सके, जिसको कि पसंद किया जाए बाय एनी फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी और ऑफ सिविलाइजेशन। कोई भी इंसानियत का दोस्त या जो है सिविलाइजेशन का दोस्त, तहजीब का दोस्त जो है इस बात को पसंद नहीं करेगा कि एशियन कौमें जो हैं वो सब्जेक्ट हो जाएं या वो झुक जाएं कम्युनिज्म के सामने, या कम्युनिस्ट फिलॉसफी को जो है वो अपना लें। व्हाट देन शुड एन एनलाइटेंड मींस रोशन ख्याल, व्हाट देन या पढ़ा लिखा, बाशऊर। तो व्हाट देन शुड एन एनलाइटेंड एंड इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, इम्पार्शियल का मतलब भी होता है जो कि किसी की भी फेवर ना करे और गैर जानिबदार हो। तो व्हाट शुड एन एनलाइटेंड एंड इम्पार्शियल स्पेक्टेटर का मतलब तमाशाई या किसी खेल को बाहर से देखने वाला आदमी। तो कहता है कि व्हाट देन शुड एन एनलाइटेंड एंड इम्पार्शियल स्पेक्टेटर होप एज रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एशिया। तो डेवलपमेंट ऑफ एशिया के हवाले से जो है एक एनलाइटेंड और इम्पार्शियल स्पेक्टेटर को जो है, गैर जानिबदार जो है स्पेक्टेटर को जो है क्या होप करना चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि ये भी सूरत हाल पैदा हो रही है कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म अगर जा रहा है तो रशियन कम्युनिज्म जो है वो उसकी जगह लेता जा रहा है, और रशिया जो है वो तेजी से इन मुल्कों को जो है कब्जा करने की सोच रहा है। तो वो कहता है कि देयर आर सम थिंग्स, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो कहता है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच दो इन मैनी वेज रिग्रेटेबल इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल, कि कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं दो इन मैनी वे रिग्रेटेबल, जो कि अगरचे, दो माने अगरचे वो रिग्रेटेबल है, रिग्रेटेबल मींस अफसोसनाक, इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल, लेकिन उनको जो है बतौर कंडीशन ऑफ सर्वाइवल जो है कबूल करना होगा। कंडीशन ऑफ सर्वाइवल का मतलब क्या है कि जिंदा रहने की शर्त के तौर पर उनको मानना होगा। सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहना, बाकी रहना, कायम रहना, तो कंडीशन का मतलब शर्त। तो इट हैज टू बी एक्सेप्टेड एज कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इनको इस जदीद दुनिया में जो है मानना होगा एज ए कंडीशन ऑफ सर्वाइवल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, और इनमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियलिज्म की ग्रोथ, इंडस्ट्रियलिज्म का तरक्की करना, यानी कि मशीनों का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल इंसानों के तमाम कामों में, ज़राअत के अंदर और दुनिया के हर काम के अंदर जो है जैसे इंडस्ट्रीज कायम हो रही हैं मशीनों की वजह से। Says that the power of England in the early 19th century was based upon a virtual monopoly. Virtual means कतई या मुकम्मल, के पहले जो थी इंग्लैंड की जो थी मोनोपोली थी इंडस्ट्रियलिज्म के मैदान में, मशीन प्रोडक्शन के मैदान में, यानी कि वो दुनिया का वाहिद मुल्क था जो कि इंडस्ट्रियलिज्म का बानी था और जिसके पास मशीनें थी। तो मोनोपोली का मतलब होता है इजारादारी, खाली अकेला मालिक होना किसी चीज का। तो इंग्लैंड हैड द मोनोपोली इन मशीन प्रोडक्शन एंड द पावर ऑफ, लेकिन अब जो है दूसरे मुल्क भी जो है अब इसमें आगे बढ़ गए हैं जैसे कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो कह रहा है कि द पावर ऑफ रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन द प्रेजेंट डे इज ड्यू टू देयर सुप्रीमेसी इन दिस रिस्पेक्ट। लिहाजा रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो ताकत है आज के दौर में जो है वो भी जो है उनकी जो बर्तरी है, सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ, बर्तरी, इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से। किस लिहाज से?
मशीन प्रोडक्शन के लिहाज से, इंडस्ट्रियलिज्म के लिहाज से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से। सो इट इज यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मैकेनाइजेशन। लिहाजा मशीनों के खिलाफ बात करना या इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ बात करना, मैकेनाइजेशन के खिलाफ बात करना जो है, इट इज यूजलेस। इट इज द सोर्स ऑफ पावर and because those who lag behind have difficulty in preserving independence. Lag behind means पीछे रह जाना, तो ये एक सोर्स ऑफ पावर है, और जो लोग इसमें पीछे रह जाएंगे they will find it difficult to preserve their independence. preserve का मतलब बरकरार रखना, तो वो अपनी आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को जो है वो प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे, बरकरार नहीं रख सकेंगे। When industrialism was new in England, it roused indignant protest, कि जब इंडस्ट्रियलिज्म नया था इंग्लैंड में, तो इसने जो है उभारे बहुत ही गुस्से से भरे हुए एहतजाजात ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब की वजह से। किस वजह से? इट्स रूथलेसनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, कि इसकी बेरहमी की वजह से और इसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी की वजह से, क्योंकि खूबसूरती जो थी गांवों की, देहातों की, वो ख़त्म होती जा रही थी, और बहुत ही बदनुमा किस्म के शहर जो थे अब वजूद में आते जा रहे थे, जहां पर हर तरफ मशीनों का शोर होता था और लोगों को जो है 12-12, 16-16 घंटे जो था इन मिलों के अंदर, कारखानों के अंदर काम करने पर मजबूर किया जाता था। तो रूथलेसनेस यानी कि एक बेरहमी भी थी इसके अंदर। सो दीज प्रोटेस्ट वर इलोक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन कार्लाइल्स पास्ट एंड प्रेजेंट। कार्लाइल जो कि एक बहुत बड़ा थिंकर, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर इंग्लैंड का है, उसने अपनी शोहरा आफाक किताब पास्ट एंड प्रेजेंट में जो है इन प्रोटेस्ट को जो है बड़ी ही फसाहत और बलागत से, इलोक्वेंटली माना बड़े ही अच्छे तरीके से जो है उसने बयान किया है। बट दे रिमेन कंप्लीटली इनइफेक्टिव, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो थे दे रिमेन्ड कंप्लीटली इनइफेक्टिव, कि वो मुकम्मल तौर पर बेअसर रहे। दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे, और आजकल के दौर में भी जो है ये इनइफेक्टिव हैं। गांधी in spite of his immense influence over his compatriots was totally unable to restore the spinning wheel, कि गांधी भी जो है in spite of his immense influence, in spite का मतलब के बावजूद, कि अपना उसका जो इतना जबरदस्त असर था अपने compatriots के ऊपर, उसके जो मानने वाले थे उनके ऊपर, वो उसके बावजूद जो है he was totally unable, लेकिन वो नाकाम रहा to restore the spinning wheel, कि वो spinning wheel को जो है यानी कि चरखे के जरिए से जो पहले जो है कपड़ा बनाया जाता था और वो कपड़ा लोग पहनते थे, तो उस स्पिनिंग व्हील को रिस्टोर करने में या उस तरीके से उस पुरानी सनत को जो है रिस्टोर करने में जो है गांधी जो था वो नाकाम रहा। यानी कि लोगों ने मशीनों से बनी हुई चीजों को जो है वो इस्तेमाल करना पसंद किया, क्योंकि वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होती थी, क्वालिटी में भी जरा बेहतर होती थी और प्राइस भी उनकी कम होती थी, तो लिहाजा ही वॉज टोटली अनएबल टू रिस्टोर द स्पिनिंग व्हील। So machine production and scientific technique generally is bound to prevail wherever there is sufficient civilization to make it possible. Machine production and scientific technique, कि machine production और scientific technique जो है generally is bound to prevail. Bound to prevail का मतलब प्रिवेल मीन्स फैलना, तो बाउंड टू माने उसने यकीनी तौर पर जो है फैलना ही फैलना है। वेयरएवर देयर इज सफिशिएंट सिविलाइजेशन, जहां कहीं भी सिविलाइजेशन है, जहां कहीं भी कौमें जो है अपने आप को इंप्रूव करना चाहती हैं, टू मेक इट पॉसिबल। मोस्ट सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इज इन रिगार्ड टू वेपन्स ऑफ वॉर। अब यहां पर वो कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा सिनिस्टर यानी कि इंतहाई शैतानी और बुरा जो इस्तेमाल है साइंटिफिक टेक्निक का, वो क्या है? इज इन रिगार्ड टू का मतलब यहां पर क्या है? के मामले में। किस मामले में? वेपन्स ऑफ वॉर, जंगों के हथियार बनाने के मामले में। द मोस्ट सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इज इन रिगार्ड टू weapons of war. Must we fear that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war? कि क्या हम अब यहां पर देखें कि must जो है यहां पर एक सवालिया अंदाज में जो है ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर रखा गया है। Must we fear यानी कि क्या ये लाजमी है कि हम इस खौफ का शिकार हो जाएं that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war, कि ये एशियन कंट्रीज की जो इंडिपेंडेंस है उसके नतीजे में जो है ऐसी एनर्जी पैदा हो इंसानों की जो कि जंग के लिए वक्फ कर दी गई है, यानी कि ऐसे मुल्क पैदा हो जो कि जंग करना चाहते हों। और मे वी होप
that the new influence of Asia in the world will be thrown on the side of peace, or we may hope, और या फिर क्या हम इस चीज की उम्मीद रखें that the new influence of Asia, कि एशिया जो कि एक नया इन्फ्लुएंस है दुनिया के अंदर, एक नया यानी कि ब्लॉक दुनिया के अंदर अब पैदा हो रहा है इन द वर्ल्ड, विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ पीस, और कि वो जो है दुनिया में जंग के बजाय अमन की तरफ चला जाएगा। वो अपनी अपनी एनर्जीज, अपनी कुव्वतें या अपनी जितनी भी खूबियां जो हैं वो दुनिया में अमन पैदा करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन, लेकिन वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। इट इज टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन, कि हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए एज टू व्हाट इज लाइकली टू हैपन, कि क्या चीज होने का इम्कान है। लाइकली का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इम्कान होना। व्हाट इज लाइकली टू हैपन, कि क्या होने का इम्कान है। In this respect, इस लिहाज से, but it is not too early to have an opinion as to what is desirable, लेकिन ये सोचना कि क्या होना चाहिए, इस चीज का ओपिनियन बनाना जो है वो ज्यादा जल्दी वाली बात नहीं है। यानी कि इसके बारे में हम यकीनन जो है एक तमन्ना कर सकते हैं कि होना क्या चाहिए, क्या होगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन होना क्या चाहिए इसके बारे में जो है हम एक ओपिनियन जो है वो यकीनन जो है वो कायम कर सकते हैं। व्हाट इज डिजायरेबल, डिजायरेबल मींस जिस चीज की तमन्ना की जा सके। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू वास्ट ब्लॉक्स, कि जो दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है या तरतीब है इनटू टू वास्ट ब्लॉक्स, कि जो दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर जो है तब्दील हो चुकी है, फिल्ड विद बिटर हॉस्टिलिटी, और इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ जो है नफरत है और गुस्सा है, टू ईच अदर इज डिजास्ट्रस, ये बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दुनिया की ये जो नई सूरत हाल है, ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स नॉट बिलोंगिंग टू ईदर ब्लॉक इज टू बी वेलकम्ड, कि असल में होना क्या चाहिए कि ऐसी स्टेट्स पैदा हों जो कि किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन ना करें। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स नॉट बिलोंगिंग टू ईदर ऑफ ब्लॉक इज टू बी वेलकम्ड, सिंस it gives some hope that if a third world war breaks out, a portion of mankind will escape its horrors. It gives some hope, तो कहता है कि इससे ये होप पैदा होती है कि अगर दुनिया में तीसरी जंग अजीम ब्रेकआउट होती है, शुरू होती है, तो a portion of mankind will escape its horrors, तो इंसानों का एक हिस्सा जो है वो इसकी तबाहकारियों से बच जाएगा। एस्केप का मतलब क्या है, बच जाना। आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व व्हाट हैज बीन ऑफ वैल्यू इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन, कि वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि एशिया को जो है कोशिश करनी चाहिए। सीक का मतलब क्या है यहां पर, कोशिश करना। इट शुड सीक टू प्रिजर्व, कि वो बचाए, महफूज करे, व्हाट हैज बीन ऑफ वैल्यू इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन, कि उसकी जो अपनी सिविलाइजेशन है, उसकी अपनी जो सकाफत है, उसकी अपनी जो तहजीब है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो अकदार है, उनको जो है वो प्रिजर्व करे। एंड शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी स्वैम्प्ड बाय सम ऑफ द वर्स्ट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग, और वो जो वेस्टर्न थिंकिंग के जो बुरे फीचर्स हैं या बुरी जो खुसूसियात हैं उनसे वो असरअंदाज ना हो। तो स्वैम्प्ड बाय का मतलब क्या हुआ, कि यहां पर स्वैम्प्ड बाय का मतलब कि वो असरअंदाज ना हो बाय सम ऑफ द वर्स्ट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग, अंडर द इंप्रेशन, इस इंप्रेशन के तहत दैट दिस इज द ओनली वे ऑफ प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस, कि ये ही जो है आजादी हासिल करने का जो है एक तरीका है। सो ओके स्टूडेंट्स, वी हैव गॉन थ्रू दीज पैसेजेस टुडे एंड यू कैन सी कि यहाँ पर जो है मुसन्निफ ने जो है सबसे पहले तो बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक कंडीशन ऑफ सर्वाइवल है, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनको जो है, एशियन कंट्रीज को भी जो है इसमें जो है आगे बढ़ना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। अगरचे इसके अंदर बहुत सी खराबियां भी हैं, लेकिन इसको अपनाए बगैर जो है गुजारा नहीं है। तो उसके साथ ही साथ वो कहता है कि कुछ ऐसे वर्स्ट सोचने के अंदाज, वर्स्ट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग, वेस्ट के कुछ बुरे सोचने के अंदाज जिसकी वजह से दुनिया को नुकसान पहुंचा था, एशिया को उनसे बचना चाहिए। तो जनाब वो वर्स्ट फीचर्स ऑफ थिंकिंग कौन कौन से थे, वो यही थे कि दूसरी दुनियाओं के ऊपर जो है कब्जा करना है, कमजोर मुल्कों को जो है वो अपने तसल्लुत में लाना है, और उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो जराए हैं, उनको जो है
है वो अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है और वहां की कौमों को जो है वो कुचल के रखना है। तो ये एक उनका सोचने का अंदाज था, और दूसरी कौमों के ऊपर जो है कब्जा करना है, ये भी एक उनके सोचने का अंदाज था, जो कि बर्ट्रैंड रसल कह रहा है कि ये जो नए आजाद होते हुए मुल्क हैं उनको इससे बचना चाहिए, ताकि वो दुनिया के अंदर जो है अमन, भाईचारा और खुशहाली लाने का सबब बने, न कि दुनिया के अंदर जो है मजीद जंगें भड़काने का सबब बने। थैंक यू।